Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start part 5th of class 10th history chapter first. पार्ट 4 हमने पहले कर लिए थे और जो फोर्थ लास्ट पार्ट था उसके अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो भी पीजेंट्स का ग्रुप था, वो जो लोकल पीजेंट्स का ग्रुप था, वो गैरिबॉल्डी के पीछे पीछे उनके फेवर में होता चला गया, जबकि उनको पता नहीं था चल क्या रहा है ना। तो अभी तक हमने जितने रिवॉर्ड्स देखे वो कोई भी साइलेंटली नहीं हुआ। फिर हम एंड मोमेंट पे लास्ट में क्या देखते हैं, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, मतलब ऐसा क्या ब्रिटेन में हुआ था कि ये सबसे अलग था। व्हाट इज मीन बाय द स्ट्रेंज टेल ऑफ ब्रिटेन? एक्चुअली अगर सिंपली इसको एक्सप्लेन किया जाए तो ये था कि पूरा यूरोप जो यूनिफिकेशन हो रहा था, वन बाय वन रिवोल्ट हो रहे थे, वो कोई भी साइलेंटली नहीं हुआ। पर जैसे ही ब्रिटेन की बात आती है तो क्या हुआ, जो भी कार्यक्रम हो रहा था, जो भी प्रोग्राम हो रहा था, वो सारा सीक्रेटली हो रहा था। और धीरे धीरे उन्होंने कैसे जितने भी अपने पास पास के एरियाज थे उन सबको अपने डोमिनेट में ले लिया। लेट्स सी, द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट इन ब्रिटेन was not the result of sudden upheaval and revolution, but it was the result of लॉन्ग रनिंग प्रोसेस। हालांकि वी एक्सेप्ट कि एक दिन में नहीं हुआ था, पर जो उनकी लॉन्ग टाइम की हिस्ट्री थी, वन बाय वन, यानी छोटे छोटे टारगेट सेट करके अपना जो गोल है वो अचीव कर रहे थे। फॉर दिस रीजन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन वाज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप। इसीलिए यही रीजन रहा को जो ब्रिटेन की हिस्ट्री थी वो पूरे के पूरे यूरोप से बिल्कुल डिफरेंट रही। और इन्होंने यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही है कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने छोटे छोटे टारगेट सेट करे, अपना गोल अचीव करा। तो अगर हम अपनी स्टडीज के अंदर छोटे छोटे टारगेट को लेकर चले तो हम एंड लास्ट एक बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिटेन ने किया। प्रायर टू द 18th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज नॉट ए कंट्री बट एन आइलैंड विद एथनिक ग्रुप्स। यानी 18th सेंचुरी तक ब्रिटेन जो है वो कोई भी कंट्री नहीं था, बट एक आइलैंड जरूर था जहां पे एक एथनिक ग्रुप था पूरा का पूरा। यानी कोई ग्रुप डाइवर्सिटी नहीं थी, सिर्फ एक एथनिक ग्रुप था जिसके अंदर इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश लोग रह रहे थे। मतलब एक ही ग्रुप, पर लोग कौन से हैं? लोग अलग अलग हैं। द पावर, वेल्थ एंड प्राइड ऑफ द ब्रिटिश इंक्रीज्ड इन दीज ग्रुप्स, so they were successfully in stabilizing their dominance over other ethnic groups। अब यहाँ ने ब्रिटेन वालों ने क्या करा, जो इंग्लिश पीपल थे उनके पास पावर क्या थी, उनके पास वेल्थ एंड प्राइड की पावर थी, अंधाधुंध पैसा था। और इन्होंने यही पावर का यूज करके जो अदर ग्रुप्स थे उन पे अपना क्या करा, डोमिनेंस स्टेबलाइज करा। सबसे पहला जो केस देखते हैं हम, द ब्रिटिश फर्स्ट इंक्लूडेड द स्कॉटिश पीपल इन दियर कंट्री। सबसे पहले किसको इंक्लूड करा? स्कॉटिश पीपल को। जितने भी स्कॉटिश लोग थे उनके पास गए, वो एकदम बड़े प्यार से गए, लवली दियर कंट्री अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन 707। उनके पास गए, बोला ये एक्ट ऑफ यूनियन है, इसके तहत हम क्या करें, हम यूनिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप भी आओ हमारे साथ इंक्लूड हो जाओ, ब्रिटेन के अंदर क्या हो जाओ, इंक्लूड हो जाओ। बट जैसे ही वो इंक्लूड हुए एंड स्टेबलाइज दियर सुपरमेसी ओवर देम, क्या करा, जो अपनी पावर्स थी वो उन्हीं पर यूज कर दी और क्या कर दिया, उन पर अपना डोमिनेट जो है जो स्टेबलाइज कर दिया पूरी तरह से। द कैथोलिक क्लैंस ऑफ द स्कॉटिश डच हु ट्राइड टू एक्सप्रेस देयर इंडिपेंडेंस हैड टू फेस सर्व रिप्रेशन। और उनमें से जितने भी स्कॉटिश और डच लोग थे उन्होंने ट्राई किया वापस इस डोमिनेट ग्रुप से बाहर निकलने का, रिवोल्ट करने का, पर अंदर ही अंदर उन्हें क्या सामना करना पड़ा, उन्हें रिप्रेशन का सामना करना पड़ा। उन्हें एक बुरी तरह से अंदर ही अंदर क्या कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया। यानी वो बातें बाहर ही नहीं आने दी जो लोगों को पता लगनी चाहिए थी। They were forbidden to wear their national dresses and speak the Gaelic language। अब यहाँ तक कि उनको इतना बाउंडेड कर दिया गया था कि वो अपनी जो नेशनल यूनिफॉर्म है उसको भी नहीं पहन सकते, ना ही जो अपनी लैंग्वेज है, गैलिक लैंग्वेज है, उसका सिमिलर यानी नॉर्मल वर्ड में या फिर स्पोकन में या फिर कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। उन्हें वही चीजें करनी होगी जो ब्रिटेन ने उन्हें करने को कहा है। Many people were forced to leave their homeland। और बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया अपना होमलैंड छोड़ने के लिए। और जो जो रिवोल्ट करना चाह रहे थे
क्यों पता लगा उनको कि हम उनको क्या रोक नहीं सकते, तो उनको मजबूर किया गया अन्य तौर तरीकों से, जिससे क्या हो, जिससे वो अपना होमलैंड छोड़ के वहां से चले जाए और जो ब्रिटेन की पावर है, सुपरमेसी है, वो कंटिन्यू बनी रहे। समथिंग सिमिलर हैपन्स विद आयरलैंड, और ऐसा ही कुछ आयरलैंड के साथ हुआ। कैथोलिक रेबलियंस अगेंस्ट ब्रिटिश इन्फ्लुएंस वर ब्रूटली क्रस्ट, और क्या करा, जो आयरलैंड वासी थे, आयरलैंड के लोग, उन्होंने भी रेबल्स करा, उन्होंने भी क्या करा, रिवोल्ट करा, बट उनका भी जो रिवोल्ट है वो बुरी तरह से क्या करा, ब्रूटली क्रस्ट, बुरी तरह से कुचल दिया गया। अब जहां ये रिवोल्ट हुए वो बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन में नहीं हुआ था, बट छोटे छोटे हुए थे, पर उनको भी जो डिफीट किया गया वो बुरी तरह से इतना दर्दनाक था कि दूसरे लोगों ने वापस रिवोल्ट करने का सोचा भी नहीं और वो चुपचाप उनके साथ आकर मिल गए। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। कब फोर्स किया गया, 1801 में, एंड आफ्टर फेल्ड रिबेलियन लीड बाय वुल्फ टॉन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन इन 1798। 1798 में जो आयरिश ने रिवोल्ट करा यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ, वो पूरा का पूरा डिफीट हो गया। फिर 1801 में ब्रिटिश ने क्या करा, फोर्स करा आयरिश लोगों को इसमें वापस इंक्लूड होने में, किसके अंदर, ब्रिटिश किंगडम यानी यूनाइटेड किंगडम में इंक्लूड होने के अंदर। Thus the United Kingdom of Great Britain was formed peacefully, और इसी तरह से जो ग्रेट ब्रिटेन बना वो एकदम शांतिपूर्वक, पूरा पीसफुली जो ग्रेट ब्रिटेन है वो क्या हो गया, यूनिफिकेशन में आ गया। In this, the glorious revolution of 1688 was a major contribution in which many nations were included in Great Britain without shedding ब्लड। इसीलिए कहा गया है कि जो ये 1688 का जो रिवोल्ट था, जो मेजर ग्लोरियस रिवोल्ट था, उसके अंदर ब्रिटेन वालों ने एक भी खून खराबा नहीं किया, बिना किसी खून खराबे से शांतिपूर्वक जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ वो हो गया था। While the nationalism of other European nations was the result of sudden revolution and upheaval, और जबकि उसके अलावा जो पूरे यूरोप के अंदर चल रहा था नेशनलिज्म रिवोल्ट्स, वो पूरा का पूरा रिजल्ट था सडन, मतलब सिंपली जो जितने भी रिवोल्ट्स हुए उन सब का एक चेंजेस था, उनका रिजल्ट था। जो ब्रिटेन में केस हुआ था वो पूरा का पूरा अपोजिट था, शांतिपूर्वक तरीके से यूनिफिकेशन हुआ, और पूरे के यूरोप में, ब्रिटेन के अलावा पूरे के पूरे यूरोप में ऐसा कहीं नहीं हुआ था। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग। अब जैसे यूनिफिकेशन हुआ, ग्रेट ब्रिटेन सामने आया, तो क्या हुआ, नए नए सिंबल सामने आए, जैसे ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशंस सर्वाइव ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। और जैसे ही ग्रेट ब्रिटेन बना तो नए नए सिंबल्स थे वो सामने आए, नए नए नेशनल एंथम सामने आए, और जो पुराने स्टेट्स थे, जितने भी यूनिफिकेशन थे उसके अंडर में, उन्हें बस इंग्लिश लैंग्वेज या फिर उनके अंडर में रहकर ही क्या करना था, सर्वाइव करना था, वो एक खुद का नेशन नहीं बना पाए। तो देखते हैं कुछ मीनिंग्स ऑफ सिंबल। सबसे पहले ब्रोकन चेन्स, जो ब्रोकन चेन है वो किसका है, बीइंग फ्रीड होने का। फर्स्ट नंबर पर देखोगे ब्रोकन चेन का जो है सिंबल है, ये सिंबल तब हुए जब ग्रेट ब्रिटेन बन चुका था, तब क्या हुआ, जो उन्होंने ब्रिटेन की मोनार्की है, उन्होंने नए नए सिंबल्स अप्लाई किए, जो वहाँ की पॉपुलेशन थी जो रिवोल्ट्स कर रही थी, उन्होंने भी क्या करा, नए नए सिंबल्स लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि हाँ ये हमारा एक सिंबल है, और हम इसी के सारे क्या करेंगे, जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो हम क्या करेंगे, लीड करेंगे। नेक्स्ट है ब्रेस्टप्लेट विद ईगल एंड क्रॉन ऑक लीव्स। ये क्रॉन ऑक लीव्स जो जर्मेनिया है, जिसको हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं, उसको भी एक तरह से पहनाया गया है। ये एक ब्रेवरी का साइन है, साइन ऑफ हीरोइज्म। स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट। अब जो स्वॉर्ड है वो, जैसे आप देखोगे स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं। पर जैसे ही ब्रिटेन का केस हुआ तो यहाँ तक आते इस टाइम तक पहुँचते जितने भी पूरे नेशन थे सारे के सारे, वो रिवोल्यूशन से आइडिया उनका हटकर वापस फाइट पर आ गया। यानी अब वो तैयार थे पूरी तरह कि हमें क्या करना है, हमें बस रेडी टू फाइट। जब भी कोई दूसरा नेशन हम पे कुछ करेगा या फिर हमें फोर्सफुली
डिस्ट्रीब्यूट करेगा या फिर कोई भी हमारा रिवॉर्ड्स दबाएगा तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा रिवॉर्ड्स के लिए तैयार रहेंगे। तो जैसे जो नेशनलिज्म की फीलिंग 1848 तक चल रही थी, पर वो धीरे धीरे आकर कैसे चेंज हो गई वो हम अभी देखने वाले हैं। ऑलिव ब्रांच अराउंड स्वॉर्ड, जैसे स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड के बाद आगे क्या, उसके अंदर ऑलिव ब्रांच है। विलनेस टू मेक पीस, ये शांति का प्रतीक था। ब्लैक, रेड एंड ग्लोब, गोल्ड, ट्राई कलर, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848। जब हम फ्रेडरिक सोरू की पेंटिंग देखते हैं डेमोक्रेसी रिपब्लिक सोशल्स, उसके अंदर जो लिबरल नेशंस थे उनके पास ये एक फ्लैग था। किसका प्रतीक था, ये साइन ऑफ था, भाई हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं लिबरल की तरफ, हम जा रहे हैं फ्रीडम की तरफ। रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, और जो राइजिंग सन है वो किसका सिंबल था, वो एक न्यू एरा, एक न्यू थिंग का, एक नए जनरेशन का सिंबल था। विजुअलाइजिंग द नेशन, अब बात आती है विजुअलाइजिंग द नेशन। जैसे कि इसके वापस हम चैप्टर के स्टार्टिंग में आ चुके हैं, है तो ये एंडिंग का पार्ट, पर हमने स्टार्ट में क्या करा था, 1848 में एक फ्रेडरिक सोरू नाम का पेंटर था। आपको याद होगा हमने फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ा था, और बड़ी ही प्यारी पेंटिंग थी फ्रेडरिक सोरू की। उसके अंदर आपने देखा स्टैचू ऑफ लिबर्टी था। अब वो जो फीलिंग थी वो एक वुमेन को इंट्रोड्यूस करने की, वो कहां से आई उसके बारे में हम देखने वाले। जो इमेजिनेशन थी लोगों की वो कैसे उठकर आई। Just think, it is easy to portray or idolize a ruler, but is it equally easy to give a face to that nation? अब देखो बात इतनी सी है कि आसान होता है, बहुत आसान है किसी चीज का पोर्ट्रेट बनाना। जैसे हमने फ्रीडम को करा, एज ए फ्रीडम को क्या करा, वुमेन इंट्रोड्यूस किया, वुमेन की जो स्टैचू था वो बना दिया। पर क्या उतना ही इजी है किसी एक नेशन को कोई एक फेस दे पाना, उसका फेस ड्रॉ करना? नहीं, इतना इजी नहीं था, बहुत हार्ड था। आर्टिस्ट just think, it is easy to portray or idolize a ruler, but is it equally easy to give a face to the nation? इसका मतलब ये है कि एक फ्रीडम को, एक लिबर्टी को स्टैचू का रूप देना तो इजी है, स्टैचू बनाना इजी है, पर क्या हम एक नेशन को एक फेस दे सकते हैं? क्या इतना इजी है? ये उस टाइम तक इतना इजी नहीं था कि किसी नेशन को हम फेस देंगे। अगर कोई फेस दिया भी जाता तो 100 तरह के सवाल थे वो सामने आते। पर वो कैसे कैसे क्या हुआ, आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज फाउंड अ वे आउट बाय पर्सनिफाइंग ए नेशन। उन्होंने क्या निकाला, एक रास्ता निकाला, एक नेशन को पर्सनिफाई करने का, एक नेशन को इंट्रोड्यूस करने का, जिससे जितने भी लोग हैं वो आपस में क्या हो सके, कनेक्टेड हो सके, एक नेशन से कनेक्टेड हो सके। क्योंकि एक नेशन है वो एक्चुअली फिजिकल एक लैंड था, उनका रहने की जगह, उनका घर था, बट एक पर्सनल फीलिंग से वो उससे अटैच नहीं थे। तो उसी को एक फीलिंग को अटैच करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक नया आइडिया निकाला पोर्ट्रे करने का उनका। In other words, they represented a country as if it were a person। और यही एक तरीका था इस एक कंट्री को एक पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट करने का। Nations were then portrayed as female figure। और उसके बाद जो नेशंस के उनको क्या किया गया, उनको एज ए फीमेल फिगर उनको इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे हम देखते हैं भारत के अंदर भी भारत माता देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही द फीमेल फ्रॉम दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। और जो वुमेन की पिक्चर हम देख रहे हैं एज ए नेशन, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। क्या है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है, जिससे उसने एक पूरे के पूरे नेशन को एक पर्सन की आइडेंटिटी दी है। रेदर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन ए कंसर्ट फॉर्म। और उसी को क्या करा, एक कंसर्ट फॉर्म, एक नेशन को आइडिया दिया है। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एलिगोरी ऑफ द नेशन। और यही जो फीमेल फिगर था आगे जाकर नेशन का एक पूरा प्रतीक चिन्ह बन गया। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic। जैसे कि हमने देखा, जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ोगे, क्लास 9th का पूरा टॉपिक है इसके ऊपर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, जहाँ वो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, नेशन को, फ्रीडम को एक्सप्लेन करने के लिए एक एज ए वुमेन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और हमने स्टार्टिंग में 1848, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1848 फ्रेडरिक सोरू, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड उसी का जो स्टार्टिंग आइडिया था वो पूरे के पूरे यूरोप को क्या करते थे, एंड में
चेंज कर देता है। These ideal were represented through specific object और symbol, और जो ये आइडिया था वो स्पेसिफिक सिंबल और उनसे ऑब्जेक्ट थे उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। जैसे कि इसमें क्या है, वुमेन को किया गया, लिबर्टी को, जस्टिस को किया गया और रिपब्लिक को किया गया। As you would remember, the attribute of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfold woman carrying a pair of weighing scale। अब ये जो weighing scale वाला स्टैचू है आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, जो बॉलीवुड मूवीज है, जो इंडियन कोर्ट है उसके अंदर खड़ा रहता है स्टैचू। ये स्टैचू इसी का साइन है कि कानून के जो सामने है, इन फ्रंट ऑफ लॉ ऑल इक्वल, यानी अगर आप एविडेंस दोगे तो ही आपका जो रिजल्ट आएगा वो एविडेंस बेस पर आएगा। और यही चीजें उस वक्त चल रही थी कि एवरी पर्सन आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, यानी किसी को भी क्या है, कोई भी स्पेशल एरिस्टोक्रेसी जैसे वाले थे उस टाइम जब फ्रांस में चल रहे थे, कोई भी ऐसे स्पेशल राइट्स नहीं थे, सब क्या कहते कानून के सामने इक्वल थे। Similar females allegories were invented by artisans in the 19th century, और ऐसे है और स्टेचूज फीमेल्स को इन्वेंट किया गया 19th सेंचुरी तक आते आते टू रिप्रेजेंट द नेशन। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड देन इन फ्रांस शी वाज क्रिस्टियन मैरिन, जिसको हम जर्मनी कहते हैं, उसका उनको एक नाम दिया गया है, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, जो एक क्रिश्चियन नेम था पॉपुलर, विच अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ पीपल्स, द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कोकेट। जो भी हमने सिंबल्स देखे पहले, नए नए सिंबल्स आए थे और वहीं से एक स्टैचू सामने आया जो किसको बोलते हैं, जो क्रिस्टियन मैरिन को बोलते हैं, जो एक क्रिश्चियन नेम है, जो पॉपुलर एक क्रिश्चियन नेम है, उनको इंट्रोड्यूस किया गया नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टैचूज ऑफ मैरिन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। और जो स्टैचू थे, जो जर्मेनिया इनके स्टैचू थे, वो हर चौराहे यानी स्क्वायर्स पर लगाए गए ताकि लोगों को पता लगे कि इसका सिंबल है, ये एक यूनिटी के सिंबल है, ये एकता का सिंबल है, और बाद में लोग इनको क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सके इजीली, और इनसे कनेक्ट कर सके कि हाँ हम इनके नेशन में रह रहे हैं और ये हमारे क्या है, जो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे एक तरह से नेशन ही है। मेरिन इमेज वर मार्क ऑन कॉइन्स, कॉइन पर इनकी फोटोज लगाई गई, स्टैम्प्स पे इनकी फोटोज लगाई गई। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम, जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल ऐसे क्रिश्चियन मैरी को जर्मेनिया भी बिकम क्या कर गई, उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया, नाम अलग अलग है दोनों, द एल्गोरी ऑफ द जर्मन नेशन। और जर्मन नेशन के अंदर क्या नाम आया सामने, जर्मेनिया नाम आया। क्या नाम आया, जर्मेनिया आया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेड नेशंस जर्मेनिया वेयर्स ए क्राउन ऑक लीव्स, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो क्राउन ऑक था, क्राउन ऑक लीव्स था, वो पहनती थी एज द जर्मनी ऑफ स्टैंड फॉर लिबर्टी। किसके लिए स्टैंड करती है लिबर्टी, किसके लिए स्टैंड करती है जर्मेनिया, लिबर्टी के लिए, एज ए नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये उस समय का पोस्ट स्टैंप है 1815 विद द फिगर ऑफ मैरिन, जो मैरिन का फिगर इस पर लगा हुआ, द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। फ्रांस को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century but became a narrow creed with limited ends। और 19th सेंचुरी तक आते आते जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो अब नहीं रही, वो पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, अब एंड पर आ चुकी है। और जो लोगों का जो माइंडसेट था उस वक्त सीधा वार का था कि अब कोई कुछ करेगा हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वॉर डिस्प्यूट करेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स became increasingly intolerant of each other and ever ready go to war। और उस वक्त के जितने भी ग्रुप्स थे वो सारे के सारे बिल्कुल तैयार ही थे कि कब हमें क्या करें, कब हमें कोई चांस मिले और हम क्या कर दें, डिक्लेयर कर दें वार, यानी वॉर में जाने के लिए 24/7 ये क्या थे, ये लोग रेडी थे। अब द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न manipulated the nationalist aspirants of the subject peoples in Europe to further their over imperialist aims। और जो जहाँ की पावर्स थे, यूरोपियन जो पावर्स थे, जो मोनार्की थी, क्या करता, लोगों को मैनिपुलेट कर दिया, खुद के फेयर में लेकर मैनिपुलेट कर दिया कि क्या है, जो आपका जो राष्ट्र है, आपका जो नेशन है वो यही है। और जैसे कि
पहले लोगों को पूरी तरह बाउंडेड किया गया था, पर जैसे जैसे टाइम चला उन्होंने कुछ रियायतें दी, कुछ फ्रीडम दी, और उसी फ्रीडम से लोगों को क्या करना शुरू करा, मैनिपुलेट करना शुरू करा। और वो चीजें धीरे धीरे इतनी बढ़ गई थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसी को एक नेशन के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया कि यही आपका नेशन है और आपका आपका एक ही काम है, अपने नेशन को सर्विस करना। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिज्म टेंशन यूरोप आफ्टर 1781, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टेंशन स्टार्ट हुआ, यूरोपियन टेंशन स्टार्ट हुआ, वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। ये बाल्कन्स के टाइम स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली क्या है, जो ऑटम एम्पायर था उसके अंडर में बाल्कन्स थे। अब बाल्कन्स पे ऑटम एम्पायर वो पूरा का पूरा फोर्सफुली कर रहा था, जितने भी रूल्स थे वो सारे, पर जो ये बाल्कन्स थे वो नहीं चाहते कि हम पर रूल करें। अब वो भी अपना नया नेशन चाहते हैं, तो इसीलिए कुछ टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। द बाल्कन्स वाज रीजन ऑफ जियोग्राफिकल अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हेर्जेगोविना एंड स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, whose inhabitants were broadly known are the स्लाव्स। उनको स्लाव्स के नाम से जाना जाता था, किनको, जो बाल्कन्स रह रहे थे। एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वाज अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। जो सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट था बाल्कन्स था, वो किसके अंडर में था, वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। एंड द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिस्टिग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। और जो बाद में जो आइडिया पॉपुलर हुआ, जो रोमांटिक फीलिंग्स का आइडिया पॉपुलर हुआ, वो धीरे धीरे बाल्कन्स में बढ़ने लगा। और वही जो आखिरी रिजल्ट निकला बड़ा ही एक्सप्लोडिव निकला। ऑल थ्रू the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. और 19th century तक आते आते जो ऑटोमन एम्पायर है वो क्या चाहता था, वो अब एक्सपेंड होना चाहता था। वो सोच रहा था कि ये बाकी सारे एक्सपेंड हो रहे तो हम क्या करेंगे, हम भी एक्सपेंड होंगे। और वहीं से बहुत सारे कोशिश करने के बाद उनको सक्सेस कितनी मिलती थी, थोड़े, द स्मॉल नंबर ऑफ सक्सेस दे गेट, वन बाय वन इट्स European subject nationalities broke away from its control and declared independence। और एक के बाद जो यूरोपियन पावर्स थी जो अंडर ऑटोमन एम्पायर थी, वो क्या कर रहे थे, सारे के सारे वन बाय वन अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे। ये 1815 की जर्मेनिया है, द जर्मेनिया फॉलन। जूलियस हबर ने पेंटिंग बनाई है, क्योंकि इस वक्त तक आते आते जो जर्मेनिया है उस पर बड़ा संकट आ गया था। तो जर्मेनिया, जैसा कि मैंने कहा, क्या करती है, एक नेशन को रिप्रेजेंट करती है। वो पूरी की पूरी क्या हो गई थी, अपसेट हो गई थी। एंड द बाल्कन्स पीपल बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनली एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। अब यहाँ बाल्कन्स क्या बोल रहे हैं, बाल्कन्स बोल रहे कि हम भी कभी क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, बट धीरे धीरे जो ऑटोमन एम्पायर है वो क्या कर रहा, उन्होंने हमने अपने डोमिनेंस में कर हमें अपने अंडर में ले लिया। पर ये कह रहे हैं कि हम भी कभी क्या थे, पूरा का पूरा हमारा जो एरिया था वो इंडिपेंडेंट था। Hence the rebellious nationalists in the Balkans throw off their struggle as attempt to win back their long lost independence। और इसी का जो रिजल्ट क्या रहा, वो धीरे धीरे वहां से रेबलियन से वो रेवोल्ट स्टार्ट करने शुरू हो गए कि हमें जो हमने खोया है, जो हमारा इंडिपेंडेंट हम खो चुके, हम क्या करेंगे, हम वापस करेंगे, वापस अचीव करेंगे। और उसी का जो प्रोसेस था वो था उनका स्ट्रगल, जो काफी टाइम से चले आ रहे थे। अटेम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट, कि वापस विन करने को, जो उनका एम्पायर था उनको वापस विन करने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दिए थे। एज द डिफरेंट स्लेविक nationalist struggles to define their identity and independence, the Balkans area became an area of intense conflict। और धीरे धीरे जो बाल्कन का एरिया था वो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बनता गया। और आगे जाकर यही जो छोटा डिस्प्यूट था वो बहुत बड़े लेवल और अलग ही लेवल में सामने आया। ये जर्मनी की पेंटिंग है, जो राइन रिवर है उस पर क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, किनको, जर्मन्स को। The Balkan states were fiercely jealous of each other। जो बाल्कन स्टेट से क्या करते थे, ऐसे jealousy फील करते थे एक दूसरे से। And each hoped to gain more territory at the expenses of others। अब क्या,
वो सबकी जो हिस्ट्री सुन सुन के ना इतने इतने जेलिस फील करने लगे थे कि अब वो चाहते हैं यूरोप में जिन लोगों ने जितना एक्सपेंशन किया है उतना क्या करें, उतना अब हम भी करेंगे एक्सपेंशन। तो ये जो फीलिंग थी इनको अंदर ही अंदर क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स आल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर रिवरली। और ये मैटर जब कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जब बाल्कन्स क्या हो गए, एक बड़ी पावर के रूप में सामने आए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval military might। और उस पीरियड के अंदर अंदर उन्होंने इंटेंसली इतना रिवरली, इतना यूरोपियन जो पावर्स थी उन पे क्या करा, ट्रेड पे, उनकी कॉलोनी पे, वेल एज नेवल मिलिट्री माइट। और जैसे उनकी मिलिट्री थी, उनके नेवल से क्या करा, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। दिस rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded। और जो उनकी प्रॉब्लम थी क्या होती, धीरे धीरे अनफोल्डेड होती गई। एंड ईच पावर, जैसे कि रशिया है, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control to the area। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही बाल्कन्स ने क्या करा, एक तरह से रेबलिंग स्टार्ट करी, तो दूसरे स्टेट भी क्या चाह रहे थे कि अब हम इनको मौका नहीं देंगे क्या करने का, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बढ़ने का या फिर इनको हम पर डोमिनेट होने का। तो जो मैटर था वो इंटेंसली, मतलब अंदर ही अंदर बहुत बढ़ गया था। और जो इनका सबका जो रिजल्ट रहा, दस लेड टू सीरियस वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इन सब का जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट था, जो अंदर ही अंदर चल रहा था, जो भी इनका पंगा चल रहा था, उसका जो रिजल्ट रहा वो क्या रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो यूरोप का जो चल रहा था उसके अंदर, उसका असर कहीं ना कहीं इंडिया पर भी पड़ा है। कहाँ पड़ा है, इंडिया पर, यानी पूरे वर्ल्ड पर इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर पड़ा है। और ये सिर्फ यूरोप से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये अपने हर एरिया, हर स्टेट और हर टेरिटरी की एक अपनी अलग स्टोरीज है। तो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट मेकर जब एक साथ सामने आए तो एज ए वर्ल्ड वॉर के रूप में सामने आए। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। और ये सब कुछ जो डिजास्टर की तरफ ले गया 1914 वाले। बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड which had been colonized by the European powers in the 19th century begin to oppose imperial domination। और जो भी कंट्री यूरोप के अंडर में थी 19th सेंचुरी तक आते आते वो क्या करें, उन्होंने भी रेबल स्टार्ट कर दिया, अपोज उनके विरुद्ध होने लगी। द एंटी इंपेरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट in the sense that they all struggle for form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with the imperialism। और इनका सबका एक ही मतलब था कि बस हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं, जो हम धीरे धीरे स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा स्ट्रगल क्या था, एक ही बात पर खत्म होता है, वो है हमारी इंडिपेंडेंस। और जब 1940 तक आते आते जितने भी यूरोपियन पावर्स के अंडर में जितने भी स्टेट्स थे जो यूनाइटेड हो चुके थे, बट उन्होंने क्या फिर से उनका अपोजिशन स्टार्ट कर दिया कि नहीं, अब जब ये सारा जब वॉर हो ही रहा है तो हम पीछे क्यों रहे। तो ऐसे करते करते जो मैटर था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ एवर replicated for peoples everywhere developed their own specific variety of nationalism। और हर कोई चाहता था कि जो यूरोप के नेशनलिज्म से वहां से लोग सीख रहे थे उन्हीं को रेप्लिकेट करने के लिए अब हर कोई चाहता है कि हमारा क्या हो, एक अलग से नेशन हो। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल यूनिवर्सल। और जो आइडिया था, मतलब उन सबका एक अलग से नेशनल स्टेट होने का, वो क्या था, नेचुरल और यूनिवर्सल, जो सब लोग चाहते थे। और ये एक तरह का नेचुरल भी था। कोई सिंपल सी बात कह सकते हैं कि हर कोई चाहता था कि मैं क्या हूं, मैं इंडिपेंडेंटली अपना जो लाइफ है वो अपनी इजीली सर्वाइव कर सकूं। यानी इस टाइम तक हर कोई चाह रहा था कि जो मेरी लाइफ हो, मेरी जर्नी हो, वो क्या हो, एक इंडिपेंडेंट हो, और मैं जो अपने नेशन स्टेट में रहूं वो क्या हो, पूरा का पूरा यूनाइटेड हो और किसी के अंडर में ना हो। तो ये था पूरा का पूरा हिस्ट्री का चैप्टर। हमने 5 पार्ट पढ़े और पांचों पार्ट में ही डिफरेंट टाइम में हमने ट्रेवल किया। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक
सी यू लेटर।